हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को। और आज नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जूलॉजी की क्लास है। चैप्टर का नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। इंग्लिश में बता दूं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर में बात करेंगे अपन उत्सर्जन की बात करेंगे और जो उत्सर्जी तंत्र है उसकी बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन में दे रखा है कि उत्सर्जन होता क्या है, किसको कहते हैं उत्सर्जन, क्या समझते हो उत्सर्जन से आप, एक्सक्रीशन से क्या समझते हो। परिभाषा बताता हूं, उत्सर्जन की परिभाषा क्या होती है। उपापचयी क्रियाओं से, उपापचयी क्रिया कौन सी होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो उपापचयी क्रियाओं द्वारा और अत्यधिक अंतःग्रहण से किसका जमाव हो जाता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ आयंस हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन हो गया आपका, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन आयंस का जमाव होने लगता है। ठीक, तो आपको क्या, आप बोलोगे भाई आपको क्या दिक्कत है, हमें क्या दिक्कत है, पढ़ा रहा नहीं तो जमाव हो रहा है। तो जमाव इनका रहना सही नहीं है, मतलब कुछ मात्रा में ये रहे तो ठीक है, लेकिन ज्यादा मात्रा में रहेंगे तो ये क्या होते हैं, थोड़े विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा, और इनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, चाहे आपकी मेटाबॉलिक क्रिया हो रही है, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं द्वारा, अगर आप कुछ खाना खाओगे, प्रोटीन खा रहे हो, मान लो प्रोटीन आपने खाई, ठीक है, प्रोटीन आपने खाई और आपने प्रोटीन खाने के बाद में वो पचेगी, ठीक है, आपकी ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाने के बाद में वो कहाँ जाएगी? लीवर के पास में जाएगी। ठीक है, लीवर क्या करेगा? लीवर क्या करेगा? लीवर उसमें से अमोनिया जो है ना उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अमोनिया वहां पर क्या हुआ? डिपोजिट हो गया, संचय हो गया अमोनिया का। तो इस अमोनिया को क्या है, बाहर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा जमा हो गया तो फिर क्या हो जाएगी, ये विषैला होता है, टॉक्सिक होता है, तो इसको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। एक बार उत्सर्जन की परिभाषा लिखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ एनसीईआरटी का ही है भाई। ठीक है, उत्सर्जन, उत्सर्जन साथ साथ में यार नोट्स बनाते रहना। ठीक है, उत्सर्जन, और अपन एनसीईआरटी को ही पूरा फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो अपन को लगता है कि हाँ यार ये आ सकते हैं, तो वो थोड़े से बाहर के भी देख लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी समझ लेंगे, वो बहुत बड़ी बात है, और उसके अलावा कुछ पॉइंट्स बाहर के भी एक्स्ट्रा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं। चलो उत्सर्जन की बात करते हैं। इंग्लिश वाला नाम भी इसका लिख देते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। परिभाषा की बात करते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, उत्सर्जन क्या होता है, तो ध्यान से देखना भाई। उपापचयी, उपापचयी क्रियाओं, यहां लिखते हो मेटाबॉलिक, उपापचयी मतलब मेटाबॉलिक अथवा अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक अंतःग्रहण, आप कोई चीज ज्यादा खा लोगे तो उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। अंतःग्रहण, अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं, जैसी क्रियाओं द्वारा, क्रियाओं द्वारा अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है यार, केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं, NH3 को अमोनिया कहते हैं। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिया, यूरिक एसिड मतलब यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल, CO2, जल, जल और आयन, और आयन, इसमें आ गया आपकी सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फेट,
सल्फेट सल्फेट, ठीक है, का संचय होता है, संचय होता है इन पदार्थों का निष्कासन को ही उत्सर्जन कहते हैं। चलो अब डेफिनेशन की बात करते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दी थी, बस नोट्स में ऐड करी है, बाकी ये मैंने आपको बोल के तो बता दी थी। चलो, तो उत्सर्जन क्या है? जो उपापचयी होगी, आपकी मेटाबॉलिक क्रियाएं होगी, या फिर आप कोई चीज ज्यादा खा रहे हो ना, अत्यधिक क्या कर रहे हो, अंतःग्रहण कर रहे हो। अगर आप कोई चीज ज्यादा खा रहे हो, कुछ मात्रा में खाना उसको ठीक है कि भाई वो ढंग से पच जाएगी, लेकिन आप उसकी अति कर रहे हो, वो ज्यादा खा रहे हो उसको, तो क्या होगा, वो पचेगी तो है नहीं, तो क्या करेगा, शरीर उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं होगी, अत्यधिक अंतःग्रहण आपने किया, बहुत ज्यादा खा लिया आपने, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा ग्रहण कर लिया आपने, जैसे क्रियाओं द्वारा अमोनिया का, यूरिया का, यूरिक अम्ल, ठीक है, CO2, जल, ठीक है, और कुछ आयन है जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयन, फोस्फेट और सल्फेट, ठीक है, का संचय होता है। मतलब संचय मतलब ये डिपॉजिट होने लगते हैं, एकत्रित होने लगते हैं, शरीर के अंदर जमा होने लगते हैं। और ये जमा ना ज्यादा ना हो, इसलिए क्या करते हैं, इनका निष्कासन करना पड़ता है अपन को। ये शरीर के अंदर ज्यादा जमा ना हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, इनका निष्कासन करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे इनको। और जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है ना, उसको क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। इन पदार्थों का निष्कासन करना ही इन पदार्थों के निष्कासन को ही क्या कहते हैं अपन, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक बात है, तो आपको उत्सर्जन की परिभाषा समझ में आई या नहीं आई? अब आप कहोगे भैया जल तो बहुत आवश्यक चीज है अपने लिए, जल कोई खराब चीज थोड़ी ना है, जल को बाहर क्यों निकाल रहे हैं अपन? यार देखो, जल अपनी बॉडी को चाहिए, ठीक है, लेकिन उसको बाहर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिया जमा हो रहा है, तो यूरिया को अकेले बाहर नहीं निकाल सकते ना, जल में मिलाकर उसको निकालेंगे बाहर। आगे निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, तो सारी चीजें निकालेंगे। जैसे अपन अब बोलोगे CO2 कैसे निकालते हैं अपन? अरे सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो ना, तो CO2 क्या है, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ माना गया, तो उसको बाहर निकाल रहे हैं अपन, इस तरीके से। चलो, अब मैं आपको चीज दिखाता हूं। NH2Cr COOH H। वह केमिस्ट्री कहाँ से आ गई? केमिस्ट्री नहीं है, अभी बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री है। इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ये देखो भाई, COOH ठीक है, ये क्या था, अमाइनो एसिड। ये अभी क्या है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। ये क्या है आपकी, अल्फा कीटो एसिड, अल्फा कीटो एसिड, ठीक है। अब हुआ क्या है वो देखो, आपने प्रोटीन खाया, तो आप सबको पता है प्रोटीन को फिर अपन डाइजेशन वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा है, ठीक है, पाचन वाला चैप्टर अपन पढ़ा है ना, सिलेबस में नहीं लेकिन अपन ने पढ़ा है। हाँ, तो पाचन वाले चैप्टर में अपन ने एक चीज देखी थी कि प्रोटीन का जब पाचन होता है तो किसमें टूटता है, वो अमाइनो एसिड के अंदर टूटती है प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपने प्रोटीन का पाचन कर लिया और छोटे छोटे अमाइनो एसिड के अंदर उसको तोड़ लिया। अब अमाइनो एसिड का क्या होगा, डीअमीनेशन होगा, और ये कहां होता है, लीवर के अंदर। ये काम कहां होगा, लीवर के अंदर। क्या होगा अभी बताता हूं, डीअमीनेशन। ये डीअमीनेशन क्या होता है अभी बताता हूं। डीअमीनेशन, डीअमीनेशन के अंदर क्या होगा, यहां पर आपको ये अमाइन ग्रुप दिख रहा है ना, ये जो अमाइन ग्रुप दिख रहा है, यहां से इसको निकाला जाएगा, अमोनिया के रूप में इसको यहां से निकाला जाएगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इसको NH3 यहां से अपन इसको रिमूव कर देंगे। NH3 क्या है, ये अमोनिया, अमोनिया।
NH3 को यहां से बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। और ये काम कहां होता है, लीवर के अंदर ये काम होता है, ये आपको ध्यान में रखना ना। तो प्रोटीन का डीएमिनेशन कहां होता है, लीवर के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहां पर देखो NH2 डाल दिया, देखो ये अल्फा कीटो एसिड। ये अल्फा कीटो एसिड किस काम आएगी, ये एनर्जी बनाने में काम आएगी, है ना। आगे मैं लिख देता हूं, इससे क्या बनाई जाएगी, इससे एनर्जी बनाई जाएगी, ठीक बात है। अब ये अमोनिया क्या करें भैया, अमोनिया का करना क्या है, अमोनिया को कन्वर्ट करना होता है किसमें, यूरिया के अंदर कन्वर्ट करना होता है। अमोनिया तो निकाल दिया अपन ने बाहर, अब अमोनिया को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले अपन को यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो भाई, इसको कर देते हैं कन्वर्ट। ये अमोनिया है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, यूरिया में। इसको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो कन्वर्जन है, ठीक है, ये कन्वर्ट किया अपन ने अमोनिया को यूरिया के अंदर, ये किसकी मदद से हुआ, इस एक साइकिल चलती है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। ये ऑर्निथिन साइकिल कहां चलती है भैया, लीवर के अंदर चलती है। ये कहां चलती है, लीवर में चलती है, ठीक है। तो ये सारा काम कहां हो रहा है, लीवर में। यूरिया का भी फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं, NH2CO NH2, ये क्या हो गया आपके अमोनिया यूरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये सारा काम कहां हो रहा है, लीवर में, ठीक है। तो आपने प्रोटीन खाया, उसको अमाइनो एसिड के अंदर तोड़ा गया। अमाइनो एसिड कहां जाएगा, लीवर में जाएगा, और उसका क्या होगा, डीएमिनेशन होगा। डीएमिनेशन के अंदर क्या करेंगे अपन, NH3 को बाहर निकालेंगे, है ना, अमोनिया को बाहर निकालेंगे। अब अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल चलानी पड़ेगी, जिसको क्या कहेंगे, ऑर्निथिन साइकिल। और उस ऑर्निथिन साइकिल की वजह से क्या करेंगे, अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करेंगे, यूरिया में बदल देंगे, और यूरिया को फिर शरीर से बाहर निकालेंगे। अब इस चैप्टर में हम आगे बात करेंगे यूरिया को शरीर से बाहर कैसे निकाला जाता है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, इतना समझ में आ गया। ऑर्निथिन साइकिल को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं किसकी मदद से, ऑर्निथिन साइकिल की मदद से करते हैं, बस इतना खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट। अब मैंने आपको यहां पर कितने सारे अपशिष्ट लिखा है भाई, क्या कितने सारे लिखा है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, CO2, जल, आयन, ठीक है, इतने सारे लिखा दिए। लेकिन इनमें से मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन से हैं, जो मुख्य नाइट्रोजनी, या भी ये आयंस वगैरह ये तो अलग चीज है ना, मुख्य कौन से, जो मेन कौन से हैं, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से हैं, मेन मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन से हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो मुख्य वाले कौन से हैं, चलो जी बताते हैं अभी। मुख्य है एक तो आपका अमोनिया, दूसरा है यूरिया, तीसरा है यूरिक अम्ल, तो ये तीन जो है वो क्या है, आपके मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं। आपको पूछे मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन कौन से हैं, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया NH3, सब जानते हो आप ये बात, तो NH3, ठीक है। अब एक टेबल बनाएंगे और उसमें काफी इंपॉर्टेंट बातें अपन करने वाले हैं, और यहां से क्वेश्चन आते हैं यार, है ना, आने के चांसेस भी रहते हैं और गलती करने के चांसेस भी रहते हैं, ध्यान से देखना भी। एक साइड में अपन क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अमोनिया उत्सर्जी, ठीक है। यहां लिखेंगे यूरिया उत्सर्जी, फिर लिखेंगे यूरिक अम्ल उत्सर्जी,
यूरिक अम्ल उत्सर्जी। इनके इंग्लिश वाले नाम भी लिखेंगे। अमोनिया उत्सर्जी को क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। यूरिया उत्सर्जी को क्या कहेंगे? यूरियोटैलिक। और यूरिक अम्ल उत्सर्जी को कहेंगे यूरिकोटैलिक। अब मतलब समझो भाई, अमोनिया उत्सर्जी क्या है, यूरिया उत्सर्जी क्या है और यूरिक अम्ल उत्सर्जी क्या है। नाम से पता लग रहा है अमोनिया उत्सर्जी किसको कहेंगे? ऐसे प्राणी या फिर ऐसे जीव, प्राणी ही बोलेंगे, जानवर हैं, ऐसे जानवर या फिर ऐसे प्राणी जो अमोनिया का उत्सर्जन करें, अमोनिया को बाहर निकालें, अमोनिया का उत्सर्जन करें, उनको क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्जी कह देंगे, इंग्लिश में अमोनोटैलिक कह देंगे। फिर बात करें यूरिया उत्सर्जी। यूरिया उत्सर्जी कौन से होंगे? ऐसे प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे, उनको क्या कह देंगे? यूरिया उत्सर्जी कह देंगे। फिर बात आई यूरिक अम्ल उत्सर्जी, तो ऐसे प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे उनको यूरिक अम्ल उत्सर्जी कह देंगे। ठीक बात है, ये बातें तो आपको क्लियर हो गई। अब इनके बारे में कुछ खास बातें करेंगे, एक एक को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे कि अमोनिया उत्सर्जी होते क्या हैं। तो मैंने आपको बताया अभी वही लिखना है ना। प्राणी जो NH3, ठीक है, एमोनिया जानते हो ना, NH3 का उत्सर्जन करेंगे। करते हैं, ठीक है। अमोनिया उत्सर्जी किसको कहेंगे? ऐसे प्राणी जो NH3 अमोनिया का क्या करेंगे? उत्सर्जन करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अमोनिया उत्सर्जी कहेंगे, अमोनोटैलिक कहेंगे। यहां तक बातें क्लियर है या नहीं है भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो। उत्सर्जन का मतलब आप जानते ही हो कि किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक बात है। चलो फिर बात करेंगे अपन यूरिया उत्सर्जी की। यूरिया उत्सर्जी किसको कहेंगे? प्राणी जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो यूरिया उत्सर्जी कौन से हैं? ऐसे प्राणी हैं जो यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक बात है। फिर आगे बढ़ेंगे, यूरिक अम्ल उत्सर्जी की बात करेंगे, है ना। तो इसमें भी यही बात लिख देंगे, प्राणी जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई, एक बेसिक डिफरेंस जो है आपको वो तो समझ में आ गया कि अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल उत्सर्जी में क्या डिफरेंस है। अमोनिया उत्सर्जी जो है ना यार, वो अमोनिया को बाहर निकालते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उनको अमोनिया उत्सर्जी कह दिया। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले को यूरिया उत्सर्जी कह दिया। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वालों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कह दिया। अब इनके बारे में खास बात करते हैं। अमोनिया जो है ना, वो क्या होता है? आविश होता है। आविश का मतलब टॉक्सिक होता है। और टॉक्सिक की बात करूं, टॉक्सिक भी कैसा, आविश भी कैसा, वो सर्वाधिक आविश होता है। बात करें अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, तीनों की बात करें ना, तो तीनों में सबसे ज्यादा आविश कौन होता है? तो वो आपका अमोनिया है। बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, टॉक्सिक है, आविश है। आविश मतलब थोड़ा जहरीला मान लो, ठीक है, आविश है, विष मतलब जहर, ठीक है, आविश है। तो इसके बारे में बात लिखते हैं। अमोनिया जो है, अमोनिया सर्वाधिक ढंग से लिखते थोड़ा सा, अमोनिया सर्वाधिक आविश है। आविश को इंग्लिश में कहते हैं टॉक्सिक।
ठीक है। अब आपको पता है अमोनिया अगर आविश है तो शरीर से बाहर निकालना तो जरूरी हो जाता है ना, शरीर से बाहर तो निकालना पड़ेगा। भाई कोई जहरीली चीज शरीर में रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो अमोनिया सर्वाधिक आविश है, ठीक है। बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो है वो मध्यम आविश होता है। यूरिया जो है वो मध्यम आविश होता है। यूरिया कैसा होता है? मध्यम आविश। यूरिया मध्यम आविश, ठीक है। अमोनिया आपका सर्वाधिक आविश है और यूरिया जो है आपका मध्यम आविश है। अब आप समझ गए होंगे यूरिक अम्ल कैसा होगा। यूरिक अम्ल जो है वो सबसे कम आविश होता है, ठीक है। यूरिक अम्ल कम आविश है। सर्वाधिक आविश कौन है? अमोनिया। मध्यम कौन है? यूरिया। और सबसे कम कौन है आपका? वो है आपका यूरिक अम्ल। यहां तक बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज बोलूं कि जो जितना आविश होगा ना उसको बाहर निकालने के लिए उतना ही पानी की जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है। जो जितना आविश होगा उसको बाहर निकालने के लिए, शरीर से बाहर निकालने के लिए, इस चैप्टर में अपन बात करेंगे शरीर से बाहर निकालने की ही, है ना। तो जो जितना आविश होगा, जो जितना टॉक्सिक होगा, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए उतना ही क्या चाहिएगा? जल चाहिएगा। मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई कि सबसे ज्यादा आविश कौन है? अमोनिया। तो अमोनिया को बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत अपन को पड़ने वाली है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आविश है। और जो जितना आविश होगा उसको बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता भी उतनी ही होगी। तो यहां पर अमोनिया जो सर्वाधिक आविश है, तो इसको बाहर निकालने के लिए जो अपन को पानी की जरूरत पड़ेगी वो भी सर्वाधिक पड़ेगी। समझ में आई? चलो, तो यहां पर ये पॉइंट ऐड कर देते हैं। इसके निष्कासन, निष्कासन माने बाहर निकालना, ठीक है। निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता है। आवश्यकता, ठीक है। अमोनिया जो है उसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा विषैला है, आविश है, ठीक है, टॉक्सिक है। चलो बात करें यूरिया की, तो यूरिया जो है वो मध्यम आविश है, तो इसमें पानी की मात्रा भी कम ही चाहिए, उतनी पानी की मात्रा नहीं चाहिए इसमें भी, है ना। तो कम जल की, इसे पूरा लिखते हैं, इसके निष्कासन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर आपको यूरिया बाहर निकालना है तो यूरिया कम विषैला, कम आविश है, तो उसको शरीर से बाहर निकालने की के लिए जल की आवश्यकता भी कम होगी। फिर बात करें यूरिक अम्ल की, यूरिक अम्ल तो सबसे कम आविश है, तो इसको बाहर निकालने के लिए भी सबसे कम पानी की मात्रा चाहिए होगी, ठीक है। तो इसके निष्कासन के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अमोनिया सबसे ज्यादा आविश है, तो उसमें सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होगी उसके बाहर निकालने के लिए। यूरिया में कम और यूरिक अम्ल में सबसे कम, क्योंकि वो सबसे कम आविश है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल्स की, किसका क्या एग्जाम्पल है। ये आपको इतना समझ में आ गया, तीनों में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस समझ में आ गया। अब इनकी कुछ एक एक की खास बातें भी हैं, वो मैं आपको अलग से नोट में लिखवाऊंगा। उससे पहले इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एग्जाम्पल देखो भाई इनके,
अमोनिया अमोनिया उत्सर्जी कौन कौन से आपके प्राणी हैं उनकी बात करेंगे। अमोनिया उत्सर्जी कौन कौन से? तो अमोनिया उत्सर्जी का पहला एग्जाम्पल है जलीय कीट। जलीय कीट। एक चीज तो आपको समझ में आ भी गई होगी, जो जलीय कीट होंगे या फिर जो जलीय प्राणी होंगे वो ही क्या होंगे, अमोनिया उत्सर्जी हो सकते हैं ज्यादातर। क्यों? इसलिए क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और पानी की कमी किसके पास में नहीं है, जो जलीय जीव है उनके पास में पानी की तो कमी नहीं है। तो अधिकतर जो है, अधिकांश जो है आपके जलीय जीव होंगे वही क्या होंगे, आपके अमोनिया उत्सर्जी होंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। जलीय कीट हो गए आपके, जलीय कीट क्या करेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जलीय उभयचर। ठीक है। एम्फीबियन कौन से, जो जल में रहते हैं। ठीक है, वो वाले एम्फीबियन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो वाले जो एम्फीबियन है वो भी क्या करेंगे, वो वाले उभयचर भी क्या करेंगे, अमोनिया को बाहर निकालेंगे, अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे। ठीक है बात है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और एग्जाम्पल हो जाएगा अस्थिल मछलियां ना। कौन सी मछलियां, अस्थिल मछलियां। अस्थिल मछलियां कौन सी होती हैं, ऐसी मछलियां जिनकी जो बॉडी जो है ना वो किससे बनी हुई है, बोन्स से बनी हुई है, अस्थियों से बनी हुई है, वो कौन सी हो जाएंगी, अस्थिल मछलियां। एक पर दूसरे प्रकार की मछलियां हैं जिनकी जो शरीर है, जिनकी जो बॉडी है वो कार्टिलेज से बनी हुई है, उनको कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, अस्थिल मछलियां। इंग्लिश में कहेंगे इनको बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, जलीय कीट हो गए आपकी। ठीक है, उसके अलावा जलीय उभयचर हो गए, और उसके अलावा आपकी मछलियां हो गई कौन सी, अस्थिल मछलियां। ये वाली ध्यान में रखना, सिर्फ मछलियां से काम नहीं चलेगा, अस्थिल मछलियां जो हैं वो आपकी अमोनिया उत्सर्जी होती हैं। अब आपको पता है ये तीनों जो आपके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो तीनों भी पानी में रहने वाले हैं, और पानी में रहने वालों के पास में पानी की कमी नहीं है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो गलत लगता है। क्यों? पानी में रहने वाले जो प्राणी हैं उनके पास में भी क्या होती है, जल की कमी होती है। कैसे होती है भैया, अभी जो अगला एग्जाम्पल करेंगे उसके पास में पानी में तो रहता है बेचारा, लेकिन जल की कमी है उसके पास में। पहले एग्जाम्पल समझते हैं, यूरिया उत्सर्जी के एग्जाम्पल्स करते हैं। तो यूरिया उत्सर्जी के एग्जाम्पल की बात करें, पहला एग्जाम्पल तो हो जाएगा आपको स्तनधारी। स्तनधारी में अपन आते हैं ममल्स। ठीक है, तो ममल्स जो है वो क्या होता है, यूरिया को भी बाहर निकालते हैं। आप और मैं भी कहाँ स्तनधारी हैं, अपन भी क्या है, यूरिया को ही बाहर निकालते हैं। चलो फिर आ जाएंगे आपकी स्थलीय उभयचर। स्थलीय उभयचर लिखते हैं, उभयचर, स्थलीय उभयचर। ठीक है, स्तनधारी हो गए आपके और स्थलीय उभयचर हो गए। ठीक बात है। स्थलीय उभयचर मतलब एक तो जलीय उभयचर बताइए मैंने, जलीय जिनके पास पानी कमी नहीं है, जो जल में ज्यादा रहते हैं वो क्या है, अमोनिया उत्सर्जी होंगे, और जो जमीन पर ज्यादा रहते हैं, मेंढक हो गया आपका। ठीक है, ये क्या करेंगे, यूरिया को बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर इसका तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है आपकी, कौन सी मछलियां, समुद्री मछलियां। समुद्री मछलियां। अब आप कहोगे भैया ऐसी मछलियां जो समुद्र में रह रही हैं उनके पास तो पानी की कमी कहां है, समुद्र तो पूरा पानी ही है। यार उनके पास में पानी की कमी है। कैसे पानी की कमी है, समुद्र जो है उसके अंदर पानी कैसा होता है, लवणीय पानी होता है ना, लवणीय जल होता है। ठीक है, तो वो वाला जल जो है इनके वैसे भी कोई काम का होता नहीं। ठीक है, वो जल है सिर्फ। ठीक है, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा लवण की मात्रा होती है, सोल्टी इतना ज्यादा होता है कि वो इनके काम का नहीं, उसको काम में नहीं ले जा सकता। ये मछलियां जो है काम में नहीं ले सकती, तो इनके लिए भी क्या है, जल होते हुए भी जल की कमी है, तो इसलिए क्या है, ये अमोनिया उत्सर्जी नहीं हो सकती। ठीक बात है। तो समुद्री मछलियां जो हैं वो यूरिया उत्सर्जी होती हैं। क्यों? क्योंकि यूरिया जो है वो कम विषैला होता है, कम आविश होता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता कम होती है। आप कहोगे भैया समुद्र के अंदर तो जल है, इनके पास पानी की कमी का है, क्या है, इनको ऐसा क्यों चाहिए कि पानी कम वाला इनको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि पानी की कमी तो नहीं है इनके पास में, जल तो बहुत है, लेकिन वो जल काम का नहीं है, उस जल को काम में ये ले नहीं सकती। समझ में आई बात? हाँ, फिर बात करेंगे अपन अगले एग्जाम्पल, यूरिक अम्ल के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। यूरिक अम्ल के एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे आपके पक्षी आ जाएंगे, श्रीसर्प आ जाएंगे,
सरीसृप, इंग्लिश में रेप्टाइल लिख देता हूं, रेप्टाइल हो जाएंगे। इसके अलावा आपके स्थलीय कीट आ जाएंगे, है ना। जलीय कीट तो आपके अमोनिया उत्सर्जी होंगे, उनके पास जल की कमी नहीं है। जो स्थलीय कीट होंगे, ठीक है, वो इसमें आ जाएंगे, स्थलीय कीट, स्थलीय कीट हो गए। उसके अलावा इसमें एक एग्जांपल लिख लो भाई, स्थलीय घोंगे, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इनको लैंड स्नेल्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया उत्सर्जी और आपके यूरिक अम्ल उत्सर्जी कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इनके बारे में एक दो अमोनिया उत्सर्जी के बारे में कुछ बात है, तो वो पॉइंट्स अपन अगले अलग से लिख लेते हैं। ये कुछ कंपेयर करने वाले तुलनात्मक आपके बिंदु थे, ठीक है, कंपेयर करने वाले पॉइंट्स थे, तो अपन ने इनको कंपेयर कर लिया। अब कुछ जो अलग से पॉइंट आपको मैं बता देता हूं नोट लगा के, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। पहला जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अमोनिया उत्सर्जी, अमोनिया उत्सर्जी प्राणी अमोनियम आयनों के रूप में अमोनिया को, अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया को, एक मिनट, अमोनिया को शरीर से अमोनिया को शरीर की सतह तथा या मछलियों की क्लोम क्या होता है, गिल्स, सुना होगा ये नाम तो, मछलियों के क्लोम, गिल, सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं, ठीक है। जो अमोनिया है वो उसका उत्सर्जन की बात हो रही है, अपन ने अमोनिया उत्सर्जियों की बात तो कर ली यहाँ पे, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि अमोनिया उत्सर्जी जो प्राणी है वो अमोनियम आयन के रूप में, ठीक है, अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं, अमोनियम आयन के रूप में उसको बाहर निकालते हैं ना। तो अमोनिया उत्सर्जी जो प्राणी है वो अमोनिया को अमोनियम आयन के रूप में जो है शरीर की सतह से, जो बॉडी की उनकी सरफेस है उससे बाहर, ठीक है, या फिर मछलियों के अंदर जो क्लोम है, गिल है, ठीक है, जो क्लोम है उसकी सतह से विसरण के द्वारा ना, विसरण मतलब डिफ्यूजन करके, ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा क्या करेंगे, वो उत्सर्जित हो जाते हैं। तो अमोनिया को उत्सर्जित कैसे करते हैं, जो अमोनिया उत्सर्जी जो प्राणी है वो अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं, अमोनियम आयन के रूप में करते हैं। जो उनकी जो बॉडी की जो सरफेस है, ठीक है, बॉडी सरफेस बोल दो या फिर शरीर की जो सतह है उससे विसरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं अमोनियम आयन के रूप में। या फिर जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लो ऐसा कोई अमोनिया उत्सर्जी प्राणी है, ठीक है, इधर इसके क्या है, जल है ना, पानी है इधर, ठीक है, पानी में तो रहता ही है, तो यहां पर क्या है, जल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अमोनिया है, इसके अंदर क्या है, अमोनिया। अब क्या होगा, ये जो इसकी बॉडी की जो सरफेस है, ठीक है, ये जो बॉडी की इसकी सतह है, जो शरीर की सतह है, इससे क्या होगा, अमोनियम आयन के रूप में ये जो है बाहर निकल जाएगा ना। यहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, विसरण होगा, है ना, पानी के बीच में और इस जीव के शरीर के बीच में ना, इस शरीर के अंदर और इस पानी, इन दोनों के बीच में क्या होगा, विसरण होगा। और विसरण से क्या होगा, ये अमोनिया जो है अमोनियम आयन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस पॉइंट का मतलब बस इतना सा था। चलो, और इस सारे काम में जो है, इस सारे काम में एक पॉइंट और लिख रखा है एनसीईआरटी ने,
किडनी, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वृक, ठीक है, वृक की कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, इस सारे काम में वृक जो किडनी है उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें अमोनिया उत्सर्जन में नहीं होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं यूरिक अम्ल वालों के बारे में। यूरिक अम्ल का गोलिकाओं और पेस्ट के रूप में उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो यूरिक अम्ल जो है, अमोनिया का आपको पता लग गया कि अमोनिया को कैसे बाहर निकालते हैं, वो अमोनियम आयन के रूप में बाहर निकालते हैं। और यूरिक अम्ल जो है उसका उत्सर्जन, उसका निष्कासन कैसे होता है, उसका निष्कासन होता है गोलिकाओं या फिर पेस्ट के रूप में। और ये आपने देखा भी होगा ना भाई, यूरिक अम्ल के एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, पक्षी। ठीक है, पक्षियों को तो आपने देखा ही होगा, कम से कम पक्षियों को देखा ही होगा। अरे जब वो उत्सर्जन करते हैं तो जो उनका जो उत्सर्जन करने के बाद में जो उनका उत्सर्जी जो पदार्थ निकलता है वो कैसा होता है, या तो पेस्ट जैसा होगा, ठीक है, सबने देखा होगा ना यार, पेस्ट जैसा होगा या फिर गोलियों जैसा होगा ना, देखा ही होगा आपने सबने। ठीक है, तो पेस्ट और गोलिकाओं के रूप में निकालते हैं। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं आप समझ रहे हो। ठीक है, समझदार हो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्सर्जी अंगों की बात करेंगे, यानी उत्सर्जी संरचनाओं की बात करेंगे, है ना। उत्सर्जी संरचनाएं, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं। उत्सर्जी संरचनाएं, इंग्लिश में कहेंगे इनको एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इंग्लिश में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये जो आपकी उत्सर्जी संरचनाएं, मतलब ऐसी संरचनाएं जिनसे जो उत्सर्जन में मदद करेंगी, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ऐसी संरचनाएं जो किस में मदद करने वाली हैं, उत्सर्जन में मदद करने वाली हैं, उनकी बात करेंगे। ये जो उत्सर्जी संरचनाएं मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ उत्सर्जन का काम नहीं करती, ये और किसका काम करती हैं, प्रासरणी। ठीक है, ये प्रासरणी संरचनाएं भी हैं, प्रासरण में भी हेल्प करती हैं, ओस्मो रेगुलेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रासरण क्या होता है, आपकी शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर या फिर कोई भी जीव जो है उसके शरीर के अंदर जल और आयन के बीच में क्या करेगा, संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, जो संतुलन बनाए रखने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये जो अभी जो अपन संरचनाओं की बात करेंगे, ये उत्सर्जन में भी मदद करते हैं और प्रासरण में भी मदद करते हैं। उत्सर्जन का मतलब शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे। उसके अलावा शरीर के अंदर जल और आयन के बीच में संतुलन बना रहे उसमें भी मदद करते हैं। तो ये क्या है आपकी प्रासरणी या फिर ओस्मो रेगुलेटरी भी है, ओस्मो रेगुलेटरी। ओस्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या है वो समझते हैं। प्रासरणी किसको कहते हैं, जल आयन संतुलन बनाए रखने को।
ठीक है। तो प्रासरणी, प्रासरण किसको कहेंगे? जल आयन, जल और आयन का शरीर के अंदर जल और आयन का संतुलन जल संतुलन को बनाए रखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। अब बात करेंगे अपन कि ये जो उत्सर्जी संरचनाएं हैं ये कौन कौन सी हैं। पहली जो उत्सर्जी संरचना है वो कौन सी है? पहली जो उत्सर्जी संरचना है वो है आपकी आदिवर्क, आदिवर्कक। ठीक है, पहली कौन सी? आदिवर्कक। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, प्रोटोनेफ्रेडिया। आदिवर्कक जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया, नेफ्रेडिया। ठीक है, उसके अलावा इसका एक और नाम है, क्या नाम है वो भी देख लो। ज्वाला कोशिकाएं भी इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। और इनको इंग्लिश में कहते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम माने ज्वाला और कोशिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं सेल्स, तो फ्लेम सेल्स आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, पहला जो उत्सर्जी संरचना है वो कौन सी है? आदिवर्कक, जिसको इंग्लिश में प्रोटोनेफ्रेडिया कहते हैं, ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, इंग्लिश में फ्लेम सेल्स। तो ये एक ही नाम है, सारे एक ही अंग को, एक ही संरचना को ये इतने सारे नाम है, आदिवर्कक या फिर ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, अब ये आदिवर्कक या फिर ज्वाला कोशिकाएं ये किसके अंदर पाई जाती हैं? अभी देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है, अपन दूसरे जीवों की भी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर में अपन किसकी बात करेंगे? आपके जो मानव उत्सर्जी जो तंत्र है उसकी अपन बात करने वाले हैं। पहले अभी समझो दूसरे जो जीवों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखी है उनकी, है ना। तो आदिवर्कक, प्रोटोनेफ्रेडिया या फिर ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स किसके अंदर पाई जाती हैं? तो उसके एग्जांपल्स करने अपन को बस। ठीक है, तो ये आदिवर्कक जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? एग्जाम्पल देखो भाई इसके। एग्जाम्पल आपके प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस अपन पढ़ेंगे आपके जो प्राणी जगत है वहां पर पढ़ेंगे, जो चौथा चैप्टर है वहां पर अपन पढ़ने वाले इसको, है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस, प्लेटीहेल्मिन्थिस में चपटे कर्मी, चपटे कृमि, फ्लैट वॉर्म्स इंग्लिश में कहते हैं इनको। और चपटे कर्मी का जो एग्जाम्पल है वो है आपका प्लेनेरिया, जो ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, प्लेनेरिया, चपटे कर्मी। चलो फिर अगला एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो है आपके रोटीफर, रोटीफर। ठीक है, रोटीफर जो है वो क्या है? आपके सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवी होते हैं जो आपके जल के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी हैं जो सूक्ष्म जीवी हैं और कहां पाए जाते हैं? जल के अंदर, उनको रोटीफर कहते हैं। ठीक है, रोटीफर। और उसके अलावा कुछ एनेलिड है, कुछ एनेलिडा के हैं। ठीक है, और सिफेलोकोडेटा। ये सारी चीजें अपन कहां पढ़ने वाले हैं? ये सारी चीजें अपन प्राणी जगत के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी बस इतना आपको एग्जांपल याद रखने हैं। सिफेलोकोडेटा समझना नहीं है, समझेंगे कहां पर? प्राणी जगत के अंदर समझेंगे। ठीक है, सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा के एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स देख लो। सिफेलोकोडेटा का जो एग्जांपल है वो है आपका एम्फियक्सस। एग्जांपल है इसका एम्फिक्सियस, ऐसे लिख देता हूं डायरेक्टली, एम्फियक्सस, एम्फियक्सस। और एम्फियक्सस का ही दूसरा नाम है लेंसलेट, लेंसलेट। और इसी का तीसरा नाम क्या है आपका? ब्रेंकियोस्टोमा, ब्रेंकियोस्टोमा। ठीक है, तो ये इसी के नाम है सारे। ये पहली संरचना हो गई, ये पहली क्या हो गई आपकी? उत्सर्जी संरचना हो गई, आदिवर्कक। और इसके अपन ने एग्जाम्पल कर लिए। दूसरी संरचना कौन सी है? दूसरी संरचना आपकी नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया को हिंदी में कहते हैं वर्कक, वर्कक। देखो कंफ्यूज मत होना, ये क्या था? आदिवर्कक था और ये क्या है? वर्कक। वर्कक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया। इसके भी एग्जांपल्स ही करने अपन को। ठीक है, वो एग्जांपल्स देख लेंगे। उससे पहले एक पॉइंट लिखवा देता हूं। ये जो नेफ्रीडिया कैसे है? नलिकाकार। ठीक है, कैसे होते हैं? नलिका आकार उत्सर्जी अंग है ये, नलिका आकार उत्सर्जी अंग। ठीक है, तो जो नेफ्रीडिया है आपका, जो वर्कक है वो कैसा होता है? नलिकाकार उत्सर्जी अंग है। चलो इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल है आपका केंचुआ, केंचुए, जिनको इंग्लिश में अर्थवॉर्म कहते हैं, अर्थवॉर्म। और अन्य एनेलिडा,
अब देखो यहां पर कुछ एनिलिडा जो है उनके अंदर आपको आदि वर्कक देखने के लिए मिलेगा, और कुछ जो आपके एनिलिडा हैं जो उनके अंदर आपको नेफ्रिडिया वर्कक आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो आपका अर्थवोम है, जो केंचुआ है, इसके अंदर भी आपको वर्कक देखने को मिलेगा। केंचुए को अलग से दिखा रखा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर तीसरा जो उत्सर्जी अंग है उसकी बात करते हैं, उत्सर्जी जो संरचना उसकी बात करते हैं, वो है आपकी श्रृंगिक ग्रंथियां, इनको इंग्लिश में कहते हैं एंटीनल ग्लैंड, या फिर इनको कहते हैं हरित ग्रंथियां भी कहते हैं, इनको हरित ग्रंथियां। इंग्लिश में कहेंगे ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। किसके अंदर पाई जाती हैं, अपन को बस एग्जांपल से मतलब है, ठीक है। ये 3 संरचनाएं हैं, बस 3 संरचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। अब ये पाई किसके अंदर जाती हैं वो अपन को एग्जांपल इनके ध्यान में रखने हैं। एग्जांपल क्रस्टेशियन एक क्लास है, किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है आपका, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके अंदर एक क्लास है क्रस्टेशियन। ये भी अपन प्राणी जगत के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा, इसका एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी ने। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका झींगा, प्रोन भी कहते हैं इसको ना, प्रोन, ठीक है, इंग्लिश में प्रोन कहते हैं झींगा। चलो, तो ये आपकी क्या है, कुछ उत्सर्जी संरचनाएं हैं जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ ये उत्सर्जी संरचनाएं नहीं है, प्रासरणीय संरचनाएं भी हैं। प्रासरणीय संरचना किसको कहेंगे, ऐसी संरचनाएं जो प्रासरण में मदद करे। प्रासरण क्या होता है, बॉडी के अंदर जल और आयन के बीच में सामंजस्य बिठा के रखे, संतुलन बना के रखे। पहली जो अपने पढ़ी वो आदि वर्कक, जिसको इंग्लिश में प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर इसी को ज्वाला कोशिकाएं इंग्लिश में फ्लैम सेल्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल अपन ने करे प्लेटिहेल्मिन्थस के अंदर चपटे कर्मी प्लेनेरिया, इसका एग्जांपल हो गया। रोटीफर, कुछ एनालिडा हो गए। सिफिलोकोडेटा का एग्जांपल है एम्फिक्सस, लेंसलेट भी उसको कहते हैं, ब्रैंकोस्टेमा भी उसको कहते हैं। फिर दूसरा आपका जो संरचना थी वो क्या थी, नेफ्रिडिया, जिसको हिंदी में वर्कक कहते हैं। ये कैसी होती है, नलिकाकार उत्सर्जी अंग है। कैसा है, नलिकाकार उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया। किसके अंदर पाया जाएगा, केंचुए के अंदर पाया जाएगा, ध्यान में रखना है, और अन्य एनालिडा के अंदर भी पाया जाएगा। श्रृंगिक आपकी श्रृंगिक जो ग्रंथियां हैं, एंटीनल ग्लैंड, हरित ग्रंथियां या फिर ग्रीन ग्लैंड इनको कहते हैं। ये किसके अंदर पाया जाएगा, क्रिस्टेशियन आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाएंगे। और क्रस्टेशियन का एग्जांपल क्या है, झींगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है। तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर अपना बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो वाला पार्ट खत्म हो गया। यहां पर अपन ने दूसरे जीवों की बात करी। अब पूरी बातें करेंगे इस चैप्टर के अंदर किसकी, मानव की बातें होंगी। अब जितनी भी आगे बातें होंगी वो सारी की सारी मानव की बातें होंगी। तो अपन बात करने वाले हैं अब किसकी, मानव उत्सर्जी तंत्र की बात करेंगे। मानव उत्सर्जी तंत्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्या, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जी अंग की बात करेंगे। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखेंगे। अभी अपन एक बार अपना इच्छा के लिए एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चलो, ठीक है। ठीक है, ये दो आपको क्या दिख रही हैं, किडनियां हैं। ये दो क्या है, किडनी है, ठीक है। एक किडनी को थोड़ी छोटी कर लेंगे, इसको थोड़ी छोटी कर लेते हैं। अब ठीक है, चलो, ये क्या है, किडनी है। अब आपको दिमाग में ये चलता होगा कि भैया आपने दोनों को ऊपर नीचे बना दिया,
दोनों किडनियों को ऊपर नीचे बना दिया। यार दोनों ऊपर नीचे ही होती हैं अपनी किडनी, है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर में लगी हुई हैं। दोनों किडनियां जो है वो बिल्कुल एकदम से बराबर में लगी हुई है, नहीं, एक थोड़ी नीचे होती है, एक ऊपर होती है, मतलब ऊपर नहीं होती, एक तो अपनी जगह होती है, एक थोड़ी सी नीचे होती है। वो नीचे क्यों होती है उसका अभी बताऊंगा, ठीक है, कौन सी होती है नीचे वो आपको दिख भी रहा होगा, लेकिन अभी बताऊंगा, है ना। चलो, ये क्या है, धमनी। ये क्या है, धमनी। भाई ब्लड की जरूरत तो पड़ेगी, सबको जरूरत पड़ती है ना, तो अपनी किडनियों को भी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो किडनियों को भी जरूरत पड़ रही है यहाँ पे ब्लड की, तो ब्लड आएगा, ठीक है। ब्लड लेके कौन आएगी, आपकी धमनी। कौन सी धमनी, अभी बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसमें भी भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है, धमनी तो ब्लड लेके आएगी, लेकिन ले जाने वाली भी चाहिए, जो ब्लड लाएगी फिर यहां से ब्लड लेके भी जाना पड़ेगा, तो वो लेके कौन जाएगी, वो लेके जाएगी शीरा। ठीक है, तो शीरा भी देख लेते हैं एक। मोटा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपकी शीरा। शीरा हो गई, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगी, कलर विच कलर, ये वाला ले लेते हैं। यहां से निकलेगी पतली सी पाइप, पतली से निकलेगी क्या, पतली सी पाइप निकलती है, और उस पाइप का क्या काम है, उस पाइप का काम भी बताया जाएगा अभी आपको, है ना। ऐसे ही इससे भी यहां से एक पतली सी पाइप निकलेगी, निकाल देते हैं। दोनों से निकली क्या, पतली सी पाइप निकली, और ये पतली सी जो पाइप है आगे जाके कनेक्ट होंगी किसमें, ये एक ऐसी संरचना होगी, ये लो जी, ये एक संरचना है, और इसमें आके ये क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। अभी सारे को नाम बताऊंगा आपको, ना। ये इसमें आगे कनेक्ट हो गई, यहाँ इसमें आगे कनेक्ट हो जाएगी ये वाली, ये इसमें आगे जुड़ गई। ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं। ये हो गया आपका मानव उत्सर्जी तंत्र, नॉर्मल जो अपने एनसीईआरटी में देखा वो यही है। ठीक है, इसका एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखेंगे, उसको भी करेंगे, टेंशन मत लो। अभी आप इतना समझो, ठीक है, और आपको ये साथ साथ में अगर आप बना रहे हो तो आपको ये बनाना भी आ गया होगा। चलो इनका नामकरण देख लेते हैं। ये कौन सी है आपकी, ये वाली किडनी कौन सी आपकी, बाईं किडनी है, बाईं किडनी। और किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्क, वृक। ठीक है, ये कौन सी है आपकी, दाईं किडनी, दाईं किडनी। और ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वही वर्क। अब एक चीज और बताऊं आपको, यहां पर दाईं किडनी नीची है या फिर बाईं किडनी नीची है, दाईं किडनी नीचे होती है। क्यों होती है, क्योंकि दाईं किडनी के जस्ट ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, दाईं किडनी के जस्ट ऊपर क्या होता है, लीवर होता है। तो लीवर के लिए थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी, इसलिए नीचे किसको खिसका दिया, किडनी को थोड़ा सा नीचे खिसका दी कि भाई यहां पर लीवर फिट करना पड़ेगा, किडनी आपको थोड़ा सा नीचे खिसकना पड़ेगा, तो किडनी थोड़ी सी नीचे खिसक जाती है। तो यहां पर दाईं किडनी है, जो दाईं किडनी है वो क्या होती है, थोड़ी सी नीचे होती है।
तो यहां लिख देते हैं कि दाई किडनी कहाँ है, थोड़ी सी नीचे है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई, किडनी दोनों समझ में आ गई। अब बात करेंगे ये कौन कौन सी आपकी धमनी है और कौन कौन सी शिरा है। धमनी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये है आपकी पृष्ठ धमनी, पृष्ठ महाधमनी है। ये कौन सी है, पृष्ठ महाधमनी। इंग्लिश में बताऊं तो डोर्सल अवोर्टा कह देंगे इसको। क्या कहेंगे, डोर्सल अवोर्टा। ठीक है, तो अवोर्टा आपको पता है जो महाधमनी है वो ब्लड लेके आएगी ऊपर से। ठीक है, अब ये जो महाधमनी है वो दो छोटी छोटी पतली पतली धमनियों के अंदर क्या हो रही है, आर्टरी के अंदर क्या हो रही है, ये कन्वर्ट हो रही है। महाधमनी पतली पतली धमनियों के अंदर क्या हो रही है, यहां से डिवाइड हो रही है। देखो तो बड़ी सी डाली हो पेड़ की, एक बड़ी सी डाली हो और उस बड़ी सी डाली से छोटी छोटी टहनियां जो है वो निकल रही हैं। तो यहां से ये क्या है, बड़ी सी आपकी महाधमनी है, इसे छोटी छोटी क्या निकल रही है, ये दो धमनियां निकल रही हैं। इन धमनियों का नाम क्या है वो भी अपन कर लेते हैं। इस धमनी का नाम क्या है, इस धमनी का नाम है वृक्क धमनी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। और आपको एक चीज बताऊं, फेफड़ों के लिए एक वर्ड यूज होता है पल्मोनरी, ठीक है, किडनी के लिए वर्ड यूज होता है रीनल, और वैसे ही आपको बताऊं लीवर के लिए कौन सा वर्ड बताया था मैंने आपको, हिपेटिक। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। फेफड़ों के लिए पल्मोनरी शब्द यूज होता है, और आपके जो लीवर है उसके लिए हिपेटिक, और आपकी जो किडनी है उसके लिए रीनल वर्ड यूज होता है, इसलिए रीनल आर्टरी इसको कहा है। अब बात करेंगे शिरा की, बात करेंगे शिरा कौन सी है। ये इस शिरा का नाम है पश्च महाशिरा। और आपको अगर पिछला चैप्टर आपने पढ़ा है मेरे से तो आपको पता भी होगा पश्च महाशिरा कौन सी होती है, इंफीरियर वेना केवा। कौन सी, इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा। मैंने आपको बताया था कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो ऊपर वाले अंगों से रक्त, ऊपर वाले अंगों से रक्त लेके आती है, और जो इंफीरियर वेना केवा होती है, पश्च महाशिरा होती है, वो नीचे वाले अंगों से क्या लेके आती है, ब्लड लेके आती है। तो ये तो नीचे ही होते हैं, तो इनसे क्या ब्लड लाने का काम किसका है, पश्च महाशिरा का काम है। ये तो महाशिरा है, लेकिन ये आगे जाकर देखो पतली पतली दो छोटी छोटी शिराओं के अंदर ये कन्वर्ट हो रही है। इन शिराओं का नाम क्या है, जो पतली पतली शिराएं हैं इनका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। कलर विच कलर, यही ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। इनका नाम क्या है, वर्क शिरा, शिरा। इंग्लिश में कह देंगे रीनल आर्टरी, सॉरी रीनल वेन। आर्टरी तो धमनी होती है, रीनल वेन। ठीक है, यहां तक समझ में आई। शिरा समझ बता दी कौन सी है, ठीक है। बड़ी महाशिरा कौन सी है, और आपकी जो पतली पतली शिराएं वो कौन सी है, उनका नाम क्या है वो बता दिया मैंने आपको। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा भाई ये पतली सी पाइप कौन सी है, ये पतली सी पाइप कौन सी है, ये है आपकी यूरेटर। ठीक है, ये क्या पाइप है, इस नाम का क्या है, इस पाइप का यूरेटर। ठीक है, मूत्रवाहिनी, इस पाइप का नाम क्या है, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी। इंग्लिश में कहेंगे इसको यूरेटर। ठीक है, किडनी से यार, किडनी का मेन काम क्या है, ठीक है, फिल्टर करके, ठीक है, मूत्र बनाना। ठीक है, तो ये मूत्र कहां से जाएगा, इस पाइप से होता हुआ कहां जाएगा, इसमें जाएगा। भैया ये क्या है, ये क्या है आपका मूत्राशय। ठीक है, इसका नाम क्या है, मूत्राशय। जो मूत्र का संग्रहण करेगा उसको मूत्राशय कह दिया। ठीक है, तो यहां पर जो स्टोर होगा आपका मूत्राशय। ऐसे थोड़ा ना कि भाई मूत्र बना और बनते ही आपने बाहर निकाल दिया, नहीं, स्टोर होता है ना थोड़ी देर के लिए वो ना। तो ये क्या है, मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे इसको इंग्लिश में, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, यूरेथ्रा, इंग्लिश में इसको यूरेथ्रा कहते हैं। तो ये आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है यार, आपका जो अनव उत्सर्जी तंत्र है जो है उसका ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब किडनी के अंदर क्या क्या सामान भरा हुआ है उस सामान को अपन देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर। इस किडनी के अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है वो अपन अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। पहले थोड़ी सी किडनी की जो नॉर्मल बातें हैं वो करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपको ये पूरी किडनी देखो, आपको देखो ऐसे दिख रही है, लेकिन यहां पर देखो आपको ये क्या दिख रही है, एक द्वार दिख रहा है ना, छेद सा दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ये जो छेद है इसको क्या कहते हैं, इसको हाइलम कहते हैं। इसका नाम क्या है वो भी आप कर लो अभी,
इसको क्या कहते हैं, जहां से ये तो सारी जितनी भी आपकी जो शिराएं, धमनी और आपका जो मूत्रवाहिनी जहां से इस किडनी के अंदर एंट्री मार रहे हैं ना, उस जगह को क्या कहेंगे, उस जगह को कहेंगे हाइलम। इस जगह का नाम क्या है, हाइलम। चलो अब बात करेंगे अपन किडनी की, बात करते हैं किडनी के कुछ नॉर्मल बातें करेंगे, फिर अपन अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। किडनी, हिंदी में वर्क। क्या खास बातें हैं किडनी के बारे में? सबसे पहले तो ये कितनी किडनियां होती है अपने शरीर के अंदर? एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब दो किडनी होती हैं। जोड़ी भाई दो से तो बनती है, तो एक जोड़ी का मतलब क्या है, अपनी किडनी कितनी होती है, दो किडनी होती हैं। फिर बात करते हैं आकृति कैसी होती है किडनी की। किडनी की आकृति कैसी होती है, मतलब शेप कैसा होता है किडनी का, शेप कैसा होता है किडनी का? तो शेप आपको पता होना चाहिए, सेम के बीज जैसी। किडनी कैसी होती है, सेम के बीज जैसी, बीन शेप। इंग्लिश में बात करूं तो बीन शेप होती है, बीन शेप्ड। और आपको नॉर्मल भाषा में बताऊं तो राजमा जैसी नहीं लग रही है ये किडनी। अरे राजमा देखा है, सबने देखा है, ठीक है, राजमा को देखो, इमेजिन करो, ये राजमा जैसी नहीं लग रही, तो सेम के बीज जैसी इसकी आकृति होती है, बीन शेप होती है ये ना, एनसीईआरटी की लाइन है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आकृति समझ में आ गई। रंग कैसा होता है इसका, कलर की बात करेंगे। कलर बताओ भाई कैसा होता है? कलर होता है इसका गहरे भूरे लाल रंग की होती है। किडनी कैसे रंग की होती है? गहरे भूरे लाल रंग की होती है ना, भूरे लाल रंग की होती है, ठीक है। उसके अलावा इसकी लंबाई की बात करते हैं। लंबाई की बात करें तो लंबाई इसकी कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसकी चौड़ाई की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, किडनी की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। किडनी की चौड़ाई कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसकी मोटाई की, मोटाई कितनी होती है इसकी किडनी की, तो मोटाई होती है इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर। फिर बात करें इसके बाहर की, कितना वेट होता है किडनी में, तो एक अडल्ट वुमन की बात कर रहे हैं, जो एक वयस्क मानव है, उसके अंदर 120 से 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम की इसकी आपकी किडनी होती है। किडनी का भार आपको पता लग गया। अब किडनी के बारे में एक बात और लिखूंगा, फिर लेक्चर में खत्म करेंगे। किडनी जो है वो कहां होती है, लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन की बात नहीं करी ना, चलो पहले लोकेशन की बात करते हैं, फिर आगे बात लिखते हैं। लोकेशन, किडनी होती कहां पे है, लोकेशन देखो। किडनी की लोकेशन ये आपको एनसीईआरटी में दे रखी है और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किडनी की जो लोकेशन है वो कहां होती है, अंतिम वक्षीय कशेरुका, जिसको T12 कहते हैं, ठीक है। अंतिम जो वक्षीय कशेरुका वो कौन सी होती है, अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। जब अपन बोन्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर अपन बात करेंगे ये कौन सी कशेरुका किसको कहते हैं, ठीक है। वक्षीय कौन सी है, कटी कौन सी है, इनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। तो जो अंतिम वक्षीय कशेरुका है, वक्षीय कशेरुका कितनी होती है, 12 होती है। तो अंतिम कौन सी होगी, 12वें नंबर की, तो 12वें नंबर क्या कहेंगे, T12 कहेंगे, ठीक है। तो T12 और तीसरी कटी कशेरुका, तीसरी कटी कशेरुका क्या लिखेंगे, L3 के बीच में होती है, L3 के बीच में। चलो तो इसकी लोकेशन आपको पता लगी कि भाई किडनी जो आपकी स्थित कहां पे होती है, तो जो अंतिम वक्षीय कशेरुका जिसको T12 मतलब 12 होती है आपकी, तो T12 जो है वो आपकी लास्ट होगी, तो T12 और तीसरी कटी कशेरुका लंबर वर्टिब्रा ना, लंबर वर्टिब्रा कौन सी, तीसरी, तो L3, ठीक है। तो इनके बीच में होगी, T12 और L3 के बीच में आपकी किडनी जो है वो स्थित होती है, ये इसकी लोकेशन होगी। चलो अब बात करेंगे अपन किसकी, एक लाइन और फिर खत्म। उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह के समीप स्थित
होती है। ठीक है, तो किडनी जो है वो उदर गुहा के अंदर, मतलब जो आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, उदर गुहा जो है उसके अंदर डोर्सल साइड में, डोर्सल साइड मतलब पीछे वाली साइड, पृष्ठ, मतलब पृष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोर्सल है ना, तो पृष्ठ, ठीक है, पृष्ठ सतह पर मतलब पीछे वाली साइड में जो आपकी जो उदर गुहा की जो दीवार है उसमें आप उसके समीप आपकी स्थित होती है। कहां पर होती है वापस बता रहा हूं। किडनी जो है वो उसकी लोकेशन तो आपको पता है, ये मान लो आपकी उदर गुहा है, ये मान लो आपकी उदर गुहा है, तो किडनी कहां पे होगी, ये मान लो इसका डोर्सल साइड है और ये क्या मान लो वेंट्रल साइड है। ठीक है, ये कौन सा पृष्ठ सतह है, ये कौन सी है, पृष्ठ सतह, ये वाली ये है पृष्ठ सतह। ठीक है, पृष्ठ सतह। तो किडनी कहां होगी, यहां होगी किडनी होगी यहां। ठीक है, ये वाली जो दीवार है, पीछे वाली जो दीवार है ना अपनी एब्डोमिनल कैविटी की जो पीछे वाली दीवार है, पृष्ठ सतह जो है उसके समीप होगी, मतलब उसके पास होगी, उसके क्लोज होगी। चलो ठीक है, तो ये किडनी के बारे में अपन ने कुछ बातें करी और ये अपन ने उत्सर्जित तंत्र जो है उसका अपना डायग्राम देख लिया। आगे अपन एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके उसको खोल के भी देखेंगे ना, इस किडनी के अंदर खोलने के बाद में क्या क्या सिस्टम है उसकी बात करेंगे। अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।